रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की घटना की बात करें तो आज की घटना अपने आप में एक ऐसी घटना है कि इस घटना के घटित हो जाने के बाद में जब पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया था तो लोगों को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस घटना के पीछे इस व्यक्ति का हाथ हो सकता है। कहा जाए तो दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्तों में किसी रिश्ते को गिना जाता है तो वो रिश्ता पति और पत्नी का रिश्ता होता है, क्योंकि टोटली अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो रिश्ता होता है भरोसे और विश्वास पर बना होता है। लेकिन कई बार इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं इस तरीके से कलंकित होते हैं कि इंसान सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर इस तरीके से इन रिश्तों के बीच में भी अगर इस तरीके की चीज़ें होने लगेंगी तो वाकई इंसान आखिर कौन से रिश्ते पर भरोसा करेगा। दोस्तों, आज की घटना के अंदर एक कत्ल हो जाता है और इस कत्ल के बारे में कहा जाता है कि कोई अनजान व्यक्ति आया था, घर के अंदर घुसा, उसने कत्ल कर दिया। पुलिस बहुत दिनों तक इस पूरे केस को सुलझाने की कोशिश करती रहती है, चूँकि केस इतना उलझा हुआ था कि पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन आखिरकार पुलिस जैसे तैसे कर जब इस केस का खुलासा करती है तो हर कोई अपने कानों पर हाथ रख रहा था और किसी को भी ये यकीन नहीं था कि इस केस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो ऐसे लोग हैं कि जिसके ऊपर इंसान भरोसा ही नहीं कर सकता। तो पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, बात करें अगर आज की घटना की तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसको हम लोग लखनऊ के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ के अंदर अगर आप लोग एंट्री करेंगे तो वहाँ के रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, हर जगह आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा मुस्कुराइए आप लोग लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ को तहज़ीब का दूसरा नाम बताया जाता है। अगर आप वहाँ पर देखेंगे, जाएंगे, क्योंकि मेरा खुद वहाँ पर जाना हुआ है। लखनऊ के अंदर अगर दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि ये लड़ाई भी बहुत अदब से कर रहे हैं, यानी हर किसी से तुम कर बात करना, हर किसी से तहज़ीब से बात करना। और इसी लखनऊ के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा फेमस इलाका है जिसको मलिहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। मलिहाबाद के नाम से मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो आपने मलिहाबादी दशहरी ज़रूर खाई होगी, क्योंकि वो साइज़ में काफ़ी लंबी होती है, मीठी होती है, उसके अंदर जो गुठली होती है वो भी साइज़ में बहुत छोटी होती है। और इसी मलिहाबाद के अंदर एक गांव पड़ता है, कुसभरी गांव। और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है प्रदीप राय दयाल। जो प्रदीप राय दयाल है इनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। इनके साथ में इनकी पत्नी जिसका नाम रेखा, उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। और इनका एक बेटा जो कि लगभग 10 से 11 साल के आसपास है। ये जो तीनों लोगों की फैमिली थी, यानी पिता, माँ और बेटा, एक साथ में इसी गांव कुसभरी के अंदर रहा करते थे। और जो प्रदीप राय दयाल थे ये स्कूल के अंदर जो एक इंटर कॉलेज था उसके अंदर कुक का काम किया करते थे। और जैसे तैसे कर जो भी पैसे ये अर्जित करते थे वो लाकर अपनी पत्नी के हाथ पर रख दिया करते थे। और उन्हीं पैसों से इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम रेखा था ये अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, एज़ यूजुअल जो होना चाहिए था इस परिवार में हो रहा था। पैसे की परेशानी ज़रूर थी लेकिन इस परिवार के अंदर खुशहालियाँ थी। परिवार के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा हो कि बड़ी बड़ी डिमांड हो, बेटा बड़ी बड़ी डिमांड रखे या फिर पत्नी बड़ी बड़ी डिमांड रखे। लेकिन यहाँ पर पत्नी को भी बहुत अच्छे से मालूम था कि जो पति है उसकी कमाई सीमित है, बेटे को भी मालूम था, इसलिए परिवार के अंदर ज़्यादा ख्वाहिशात थी नहीं। जो भी पैसे आते थे उस पैसों से इनके परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण हो रहा था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में अचानक से इसी महीने में शुरुआत में जो व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है प्रदीप राय दयाल, अचानक से जब ये सुबह को इनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम रेखा होता है सो के उठती है तो देखती क्या है कि जो प्रदीप राय दयाल है ये घर के जो खटिया है, जो चारपाई है, उस पर मृत पड़े हुए हैं। और किसी ने किसी धारदार हथियार से इनके जिस्म पर एक नहीं बल्कि कई सारे वार किए हैं। बहुत ज़्यादा खून बह गया है। जब इस तरीके से रेखा अपने पति को देखती है तो इनकी तो एकदम से जैसे कांटे खून नहीं, इनके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। इनको तो समझ ही नहीं आता है कि शाम को पूरा परिवार अच्छे से खाना खाकर सोता है, लेकिन अचानक से प्रदीप की किसने हत्या कर दी। अब जो रेखा होती है ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे मार मार कर रोने लग जाती है। ये इस तरीके से दहाड़े मार मार कर रोती है कि आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं सारे लोग इस प्रदीप राय दयाल के घर की तरफ भागते हैं। जब इसके घर की तरफ भागते हैं तो जो कुंडी होती है ये अंदर से बंद होती है।
बाहर से लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से गेट खोला जाता है। गेट खोलने के बाद में बताया जाता है कि जो प्रदीप राय दयाल हैं इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है। गांव वाले पहुंचते हैं तो जो खटिया थी उस खटिया के ऊपर प्रदीप राय दयाल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। डेड बॉडी को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा बेरहमी से हत्या की गई है, यानी किसी बहुत पुरानी दुश्मनी को किसी ने अंजाम दिया है। फिलहाल जो लोग वहाँ पर होते हैं वो तुरंत पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस को जब इस तरीके की खबर मिलती है कि इस तरीके से जो मलिहाबाद है इसका जो गांव पड़ता है जिसका नाम कुसबरी है, इसी कुसबरी गांव के अंदर इस तरीके से आज सुबह हत्या कर दी गई, लिहाजा जो पुलिस की एक टीम होती है तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है और गाड़ी उठाने के बाद में तुरंत उस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। अब दोस्तों जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो वहां पर लोगों की बहुत सारी भीड़ जमा होती है। पुलिस उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो जो भीड़ होती है ये भी छटना शुरू हो जाती है। हल्के हल्के लोग वहाँ पर कम हो जाते हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। जबकि पुलिस ऐसा तो नहीं है कि उसे देख कर डरना चाहिए, लेकिन पुलिस को देखकर हम लोग उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी इज़्ज़त कर सकते हैं, उससे कम घटना के बारे में बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे वो छटना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा पुलिस इस डेड बॉडी के पास में पहुंचती है जो व्यक्ति थे प्रदीप राय दयाल, इनकी डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। समीक्षा करने के बाद में पुलिस को लग जाता है कि कातिल जो भी हो, लेकिन उसने इस बर्बरता से हत्या की है क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अगर किसी भी तरीके से जो प्रदीप राय दयाल है अगर बच गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लिहाजा पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस का जो डाउट था ये भी जाता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई पुरानी रंजिश को अंजाम दिया गया है। लिहाजा पुलिस इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में सीधा इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम को इधर डेड बॉडी के लिए भेजा जाता है। इधर जो पत्नी रेखा होती है और जो बेटा होता है, इन दोनों से पूछताछ की जाती है। सबसे पहले पत्नी रेखा से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पति की किसी से कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश है, या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। तो जो पत्नी रेखा होती है वो पुलिस से कहती है कि साहब ना तो कोई रंजिश है, ना किसी से कोई हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ है। उसके जो पति थे काफ़ी सीधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ना तो उनका किसी से झगड़ा होता था, ना किसी से कोई लड़ाई होती थी, और सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। क्योंकि झगड़ा अगर होता तो उनके जो पति थे आखिरकार उन्हें बताते, लेकिन जो उनका पति था उसने एक बार भी यह जिक्र नहीं किया कि किसी के साथ में उनका झगड़ा हुआ है। लिहाजा पत्नी की तरफ से जब पुलिस को ये बताया जाता है कि ना किसी से कोई झगड़ा था, ना किसी से कोई दुश्मनी थी, लेकिन अब कौन आकर घर में कत्ल कर गया, ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल था। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे फिर से इस पत्नी रेखा से पूछताछ करते हैं, इसके बेटे से पूछताछ करते हैं कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो ऐसा तो नहीं किसी से कोई ज़मीनी विवाद रहा हो। तो जो घर वाले होते हैं इस बेसिस पे भी इनकार कर देते हैं। जब दोनों ही एंगल से पुलिस पूछताछ करती है और दोनों ही एंगल में कोई भी ऐसी चीज़ संदिग्ध पुलिस को नहीं मिलती है, तो उसके बाद में पुलिस वाले फिर से रेखा से पूछते हैं। और इस बार पुलिस वाले कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं किसी से बहुत ज़्यादा करीबी रही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मर्डर दुश्मनी में ना होकर करीबी में हो जाता है, किसी से बहुत ज़्यादा उठना बैठना, किसी से बहुत ज़्यादा मेल रस्म। अब पत्नी ऐसे किसका नाम ले दे, क्योंकि पत्नी को किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लिहाजा जो पत्नी थी वो इस वाले एंगल पे भी इनकार कर देती है और वो कहती है कि उसके पति की किसी से ऐसी कोई खास जो करीबी थी वो नहीं थी। लिहाजा पुलिस अब पोस्टमार्टम का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में पोस्टमार्टम का इधर इंतज़ार पुलिस कर रही थी, इधर पुलिस जो थी वो गांव के अंदर छानबीन करती है। अब गांव के अंदर पुलिस जब छानबीन करती है तो गांव के अंदर कुछ चीज़ें पुलिस को ऐसी पता चलती हैं कि जिससे पुलिस का जो शक था वो थोड़ा गहराता है, लेकिन बिना सबूत के किसी को ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लिहाजा पुलिस जो थी अब इस गांव के अंदर इस जो बातें पुलिस को पता चली थी इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए अपने मुखबिर एक्टिव करती है। और जब गांव के अंदर मुखबिर एक्टिव होते हैं तो वो जो मुखबिर होते हैं पुलिस को आके बताते हैं कि जिस तरीके की बातें तुम्हारे कान में पड़ी हैं, जिस तरीके की बातें तुमने सुनी हैं, उन बातों के अंदर सच्चाई है। और पुलिस की जो मुखबिर थे उन्होंने भी बताया कि हमें भी इस तरीके की चीज़ें सुनने को मिली हैं। इधर पुलिस को ये सारे इनपुट मिलते हैं, उधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। और जैसे ही पुलिस वाले उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो जो शक पुलिस को था, जो इनपुट पुलिस को मिले थे, वो सारा ही शक अब यकीन में बदल जाता है। दरअसल इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ तरीके से क्लियरली मेंशन था कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वो किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है। लेकिन इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक और चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन थी और वो ये थी कि हत्या करने से पहले ये जो व्यक्ति था नशे में था। यानी बहुत क्लियर है कि इस व्यक्ति के खाने में नशा दिया गया हो या फिर किसी भी तरीके से इसे नींद में सुलाया गया हो और उसके बाद इसकी हत्या की गई हो।
अब ये काम जो था वो कोई बाहरी व्यक्ति तो कर नहीं सकता था, और गांव वालों ने बताया था कि जब हत्या हुई थी हम लोग गए थे तो डोर भी अंदर से लॉक था। लिहाजा पुलिस वाले जो थे इस पूरे मामले में जो पत्नी रेखा होती है इससे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आ जाती है, और पुलिस थाने लाने के बाद में सिर्फ रेखा से एक ही सवाल करती है कि बताओ तुमने अपने पति की हत्या क्यों की। अब जैसे ही ये बात रेखा पुलिस वालों के मुंह से सुनती है उसको तो बड़ा अजीब लगता है कि उसके पति की हत्या हुई और पुलिस वाले उसको ही उठा लाए हैं। उसके बाद में जो रेखा होती है ये पुलिस को गुमराह करते हुए कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पति की हत्या हुई है और तुम लोगों को कातिल नहीं मिल रहा है तो तुम लोग मुझे उठा के लिए आए, मुझे मुजरिम बना रहे हो। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि देखो हमारे पास में पूरे सबूत हैं, अगर तुम सच सच पुलिस को बता दोगे और तुम पुलिस का टाइम बर्बाद नहीं करोगे तो हो सकता है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हों। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करो, उसके बाद में 2-4 धाराएं तुम्हारे ऊपर और लग जाएं। पुलिस वाले जब इस तरीके से इस महिला को धमकाते हैं तो ये जो महिला होती है पुलिस से कहती है कि दरअसल अपने पति प्रदीप राय दयाल की हत्या उसने ही की है, लेकिन इस हत्या के पीछे ये 2 नाम और पुलिस को बताती है, और ये 2 नाम जो होते हैं एक नाम होता है राजू का और दूसरा नाम होता है सोनू का। अब पुलिस वाले जो थे वो राजू और सोनू के बारे में पता करते हैं कि भैया ये दोनों कौन हैं। तो पता चलता है कि जो राजू और सोनू हैं ये इस महिला रेखा के ही पड़ोस में रहा करते हैं। लिहाजा पुलिस पहुंचती है और राजू और सोनू को उठाती है। इन्हें उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है। अब जो राजू और सोनू से पूछताछ करी जाती है तो ये दोनों भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तरह तरीके के रंग बदलते हैं, लेकिन पुलिस बड़े अच्छे से जान चुकी थी। पुलिस को रेखा पहले ही सारी बात बता चुकी थी। लिहाजा पुलिस अब इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है, और जब इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है तो राजू, सोनू और जो रेखा होती है ये तीनों पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लग जाते हैं। और उसके बाद में जो कहानी सुनाते हैं यकीनन दोस्तों वो कहानी ऐसी थी, अपने आप में इस तरीके से रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी थी कि इंसान यही सोचने लगा था कि आखिर इस तरीके के पवित्र रिश्ते अगर इस तरीके से कलंकित होने लगेंगे तो इंसान भला कौन से रिश्ते पर भरोसा करेगा। दरअसल जो प्रदीप राय दयाल थे जब उनकी शादी रेखा के साथ में होती है, रेखा प्रदीप राय दयाल के घर में उसकी पत्नी बनकर आ जाती है। धीरे धीरे जो समय था ये गुजरने लगता है। रेखा और प्रदीप ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं कि इसी बीच में जो रेखा होती है वो एक बेटे को जन्म देती है। जब घर में बेटा आ जाता है तो जो प्रदीप था उसकी कमाई कोई इतनी ज़्यादा थी नहीं। अब धीरे धीरे इनके परिवार के खर्चे बढ़ने लगे थे। जब परिवार के खर्चे बढ़ते तो रेखा आए दिन पति से कहा करती कि इस तरीके से तुम्हारी थोड़ी सी आमदनी है और इस आमदनी से गुजारा हो नहीं पाएगा, लिहाजा ऐसा करो कि कुछ काम और करो। तो जो प्रदीप राय दयाल था ये कई बार ऐसा होता था कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ कुछ और काम भी कर लिया करता था, और इसी वजह से ये घर पर अक्सर लेट आया करता था। दिन रात मेहनत मजदूरी जिस तरीके से भी इसे पैसे मिलते थे वो सब कर रहा था, और ये सारे काम करने की वजह से ये दिन में इतना ज़्यादा थक जाता था कि शाम को खाना खाकर ये सीधा सो जाया करता था। लेकिन इसकी जो पत्नी थी ये एक तरीके से ऐसी उम्र में थी, 30 साल के आसपास इसकी उम्र बताई गई है जिस समय ये कत्ल हुआ है। तो 30 साल की उम्र में ये जो पत्नी थी इसको एक तरीके से जवानी की दहलीज पर थी, इससे सारी वो ज़रूरतें चाहिए थी जो एक महिला को चाहिए होती। लेकिन जब कभी भी अपने पति से इस तरीके की बातें, इस तरीके की रिलेशन में इस तरीके से अपने पति के साथ में प्यार करने की कोशिश करती तो जो पति था उसे थके होने का बहाना बनाकर अक्सर सो जाया करता। पत्नी अकेले बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी क्या होगी। एक तो पैसे की तंगी है, दूसरी तरफ से जो पति है उसे शारीरिक सुख भी नहीं दे रहा है। लिहाजा जो रेखा थी ये भी धीरे धीरे समझ चुकी थी कि अब उसकी जो ज़िंदगी है शायद ऐसे ही गुजरेगी। अगर उसके पति को पैसे कमाने हैं तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब पति मेहनत करेगा तो वो घर आकर सो जाएगा, उसके साथ में शारीरिक संबंध तो बनाएगा नहीं। लिहाजा रेखा भी ये मान चुकी थी कि ज़िंदगी अब ऐसे ही कटेगी। लेकिन इसी बीच में पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति राजू से उसकी मुलाकात होती है। जब राजू से उसकी मुलाकात होती है तो राजू रेखा को बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि रेखा देखने में बेहद खूबसूरत लेकिन काफ़ी ज़्यादा गरीब घर में है। रेखा भी इस राजू को ऐसे दिखाती है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तंग हाल में है। राजू भी सोचता है कि सही मौका है। उसके बाद में राजू जो होता है रेखा से नज़दीकियाँ बढ़ाता है। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, नज़दीकियाँ दोस्ती में बदलती हैं और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। एक तरीके से इसे प्यार भी कहना सही नहीं होगा, या फिर यूँ कहें कि अब संबंधों में बदल जाती है। अब जो रेखा और राजू थे ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगे थे कि एक दिन जो राजू का दोस्त सोनू होता है ये राजू के घर पे ही होता है, और उस समय रेखा वहाँ से निकल रही होती है।
तो जो राजू होता है वो सोनू से कहता है कि महिला को तुम देख रहे हो, ये पड़ोस में रहने वाली भाभी है और इससे मेरे इस तरीके के रिश्ते हैं। तो सोनू इससे कहता है कि यार हमारी भी दोस्ती कराओ। तो जो राजू होता है वो रेखा का बस इस्तेमाल कर रहा होता है, इसलिए वो सोनू के बारे में रेखा को बताता है। रेखा जो होती है वो सोनू के लिए भी तैयार हो जाती है। यानी रेखा एक ऐसी महिला बन चुकी थी कि वो एक टाइम पर दो दो व्यक्तियों को संभालने के लिए तैयार थी। अब जो राजू थे और जो सोनू था, ये दोनों एक ही समय पर रेखा के पास जाते, एक ही समय पर रेखा के साथ में शारीरिक संबंध बनाते। धीरे धीरे वक्त यूँ ही गुजरने लगता है। रेखा अब एक ही समय पर इन दोनों को संतुष्ट करने लगी थी। सारी ही चीज़ें एज़ यूजुअल ऐसे ही चल रही थी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती है कि इन्हें कितना ही ज़्यादा छुपाया जाए, इन्हें कितना ही ज़्यादा दबाया जाए, लेकिन ये चीज़ें लोगों को पता ज़रूर चलती है। होते करते ये जो बातें थी धीरे धीरे पूरे गाँव में फैलने लगती हैं। जब इस तरीके से ये बातें गांव के अंदर फैलती हैं तो गांव के अंदर जब ये बातें फैलती हैं तो ये बातें प्रदीप को भी पता चलती है। जब प्रदीप को ये बातें पता चलती हैं तो वो अपनी पत्नी रेखा से इस बारे में बात करता है। वो कहता है कि इस तरीके से मैंने गांव के अंदर तुम्हारे बारे में बातें सुनी है, इनमें कितनी सच्चाई है, क्या है। तो जो रेखा होती है अपने पति प्रदीप को झूठा साबित कर देती है। वो कहती है कि गाँव वाले बस बेफालतू की बातें करते हैं, वो हमारे प्यारे से पवित्र रिश्ते को तुड़वाना चाहते हैं। तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा है तो तुम मुझ पर भरोसा रखो, और ये जो बातें गांव वाले कर रहे हैं ये बस काल्पनिक बातें हैं, झूठी बातें हैं। लिहाजा जो प्रदीप होता है अपनी पत्नी का कहाँ मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव वालों की जो बातें थी ये इसके दिमाग में घर कर गई थी। लिहाजा अब जो प्रदीप था कभी कभी काम से जल्दी लौट आता था, सारी ही चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, इसे ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ी जो इनवैलिड एक्टिविटी हो। लेकिन एक दिन जो प्रदीप होता है अपने काम के सिलसिले में जब अपनी ड्यूटी जाता है तो ये अपना मोबाइल फ़ोन घर भूल जाता है। जब ये अपने मोबाइल फ़ोन घर भूल जाता है तो उसी समय ये कुछ ही देर के बाद में यानी 1-2 घंटे के बाद में लौट के आता है। अब जैसे ही ये लौट के आता है तो इसके घर की जो कुंडी होती है ये अंदर से बंद होती है। जब ये कुंडी को इस तरीके से बंद देखता है तो विंडो से झांकने की कोशिश करता है। अब चूंकि किसी व्यक्ति का घर है तो उसे पता है कि घर में किस किस तरीके से देखा जा सकता है। लिहाजा जो प्रदीप होता है एक रोशनदान में से जब झांकने की कोशिश करता है तो दिखता क्या है कि इसकी जो पत्नी है रेखा, वो एक समय पे ही 2 व्यक्तियों यानी राजीव और जो सोनू है इन दोनों के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। तीनों लोग बेड पर नग्न अवस्था में हैं। जब इस तरीके से ये जो व्यक्ति था प्रदीप अपनी पत्नी को देखता है तो उस समय तो कुछ नहीं कहता, ये वहाँ से वापस चला जाता है। इसको लगता है कि अगर इस समय इसने कुछ कहा तो शायद ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। लिहाजा जो पत्नी रेखा होती है जब इन दोनों के साथ में अपनी जिस्मानी भूख मिटा लेती है उसके बाद इन दोनों को चलता कर देती है। जैसे ही ये दोनों जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद में जो प्रदीप होता है ये घर आ जाता है। घर आने के बाद में अपनी पत्नी से कहता है कि देखो गांव वाले जो बातें कर रहे हैं उसमें सच्चाई है, और आज के बाद ना तुम घर से कहीं बाहर जाओगी और ना तुम्हारे पास कोई फ़ोन रहेगा। लेकिन उसके बाद में जो पत्नी होती है ये फिर से अपने पति को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है। लेकिन जो प्रदीप था अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ चुका था, उसे देख चुका था कि उसकी पत्नी कर क्या रही है। लिहाजा वो अपनी पत्नी के ऊपर बंदिशें लगाता है। अब चूंकि इसे काम पर भी जाना होता था, जैसे ही ये काम पर जाता है तो जो रेखा होती है अपने घर से निकलती है, राजू को बुलाती है, इससे बात करती है, और उसके बाद में रेखा, राजू और सोनू ये तीनों ही लोग इस प्रदीप की हत्या की प्लानिंग करते हैं। और इनको लगता है कि प्रदीप अगर यहाँ रहा तो हम तीनों एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाएंगे। लिहाजा तारीख चुनी जाती है इसी महीने के शुरुआती हफ्ते में, और जो प्रदीप होता है जब शाम को अपने घर आता है थक हार जाता है, उसके बाद में जो पत्नी रेखा होती है पति के लिए खाना लेके आती है। लेकिन प्रदीप को ये नहीं पता था कि इस खाने के अंदर नशे की गोली मिलाई गई है। प्रदीप उस खाने को खाता है, खाना खाने के बाद में गहरी नींद में चला जाता है। उसी समय जो राजू और सोनू होते हैं घर के अंदर आते हैं, और राजू जो था वो प्रदीप के पाँव पकड़ता है, सोनू उसके सीने पर बैठ जाता है, पत्नी हाथ पकड़ती है, और उसके बाद में एक के बाद एक कुल्हाड़ियों से कई सारे वार किए जाते हैं। और उसके बाद में इस तरीके से पूरा नाटक रचा जाता है कि इस तरीके से तुम चीख देना। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस के सामने इस पूरी घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस बड़ी हैरान थी कि एक पत्नी आखिर इस तरीके से दरिंदगी कैसे कर सकती है। ज़रा सोचिए दोस्तों, इस महिला ने अपना घर उजाड़ लिया, इसकी वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई, लेकिन उसके बेटे का क्या कसूर था। अब उस बेटे से लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी माँ ने इस तरीके से तुम्हारे पिता की हत्या कर दी थी क्योंकि तुम्हारी माँ किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंधों में थी। दोस्तों इंसान को अवैध संबंध बनाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा समझना चाहिए कि इससे उसके परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग इस घटना के अंदर सबसे ज़्यादा दोषी किसे मानते हैं,
कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी हैं, लिखते हैं क्या कहानी है, बहुत अच्छा, तो संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा इमरान है, लिखती हैं क्या ही बोलें, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, अफसोस होता है। तो इकरा इमरान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं ऐसी सनगी प्रेमी कुछ भी कर सकते हैं, प्रेम भी सोच समझ कर करना चाहिए। जीशान अंसारी, सूरत गुजरात से, तो जीशान अंसारी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में इकरा इमरान है, लिखते हैं क्यों मलिक जी, अम्मी ठीक तो है ना, तो बहन अम्मी ठीक हैं, आपका शुक्रिया। उसके बाद में कयूम अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं कयूम अंसारी कोडरमा झारखंड से आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ। तो कयूम अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं बट अनोखी कहानी है, बट नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस अली हैं, लिखते हैं आई लिसन स्टोरी, दिस स्टोरी इज़ मिस्टीरियस दुनिया, बट आई आल्सो लाइक द वे यू एक्सप्लेन दिस स्टोरी। तो प्रिंस अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं रिजवान अंसारी जिला बदायूं से कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं हद हो गई भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक शर्मा हैं, लिखते हैं आज पहली बार आपकी कहानी सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो अशोक शर्मा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स भी किया। उसके बाद में जसवंत सिंह हैं, लिखते हैं आपकी स्टोरी गुड है भाई, आई लाइक इट। तो जसवंत सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे और जो भी कमेंट्स आप लोगों ने किए थे मुझे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कुछ दिनों से आप हमारी वीडियोस को काफ़ी लाइक कर रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और इस तरीके से जो क्राइम की कहानियों का जो सिलसिला है लगातार चलता रहेगा। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल भी चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली न्यूज़ की अपडेट भी चाहिए तो मुझे बताया करें। मैं खाली समय पर अगर चाहोगे आप लोग तो इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूँगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अलग चैनल भी बना सकता हूँ। लेकिन जैसा भी आप लोगों को लगता है बताइएगा, या फिर क्राइम स्टोरी ही इनफ है। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।